हेलो दोस्तों, मैं वाई सिंह स्वागत करता हूं आपके अपनी स्टडी चैनल रेवन स्टडी में। मैं दोस्तों आप सभी के लिए जीके के कुछ महत्वपूर्ण प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस लेकर आया हूं तथा उनको सॉल्व करा रहा हूं। तो ये रहा आपका पहला क्वेश्चन। इब्न बतूता किसके शासनकाल में भारत आया था, या इब्न बतूता ने किसके शासनकाल में भारत का दौरा किया था। तो इब्न बतूता 1333 ईस्वी में भारत आता है। 1333 ईस्वी मतलब सल्तनत काल चल रहा है। सल्तनत काल में किस सुल्तान कौन रहेगा? मोहम्मद बिन तुगलक। तो ऑप्शन हमारा डी सही हो जाएगा। अच्छा, थोड़ा सा इब्न बतूता के बारे में जान लेते हैं। इब्न बतूता आता कहाँ से है? अफ्रीका के में एक देश है मोरक्को। मोरक्को जो उत्तरी अफ्रीका के बिल्कुल पश्चिम में पड़ता है, वहाँ से भारत आता है। और ये मोहम्मद बिन तुगलक का 7 साल तक दिल्ली मतलब राजधानी का काजी भी मोहम्मद बिन तुगलक इसको नियुक्त करता है। 7 साल बाद 1342 ईस्वी में मोहम्मद बिन तुगलक इसको अपना राजदूत बनाकर चीन भेजता है। एक फैक्ट और बनता है इससे कि इब्न बतूता की पुस्तक का नाम क्या था? इब्न बतूता की पुस्तक का नाम था रेहला। ये उसका यात्रा वृत्तांत है। देखते हैं अगला सवाल। अगला क्वेश्चन है, किस देश की सीमा भारत से नहीं लगती? निम्न में से किस देश की सीमा भारत से नहीं लगती? ये तो बिल्कुल आसान सा सवाल है। म्यांमार लगती ही है पूर्वोत्तर राज्यों से। चाइना की सीमा विवाद ही चलता है, क्लियर सी बात है। भूटान भी लगती है। तो सीधा सीधा उत्तर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर बी, इंडोनेशिया। ठीक है दोस्तों, अब देखते हैं अगला सवाल। भारत में किस प्रकार की अर्थव्यवस्था है? ये बिल्कुल आसान सा सवाल है। तो देखते हैं, भारत में पूंजीवादी अर्थव्यवस्था नहीं है, समाजवादी भी नहीं है, निजीवादी भी नहीं है। तो कौन सी है? पूंजीवादी और समाजवादी साथ साथ। तो इसी को क्या बोला गया है? आसान सी भाषा में मिश्रित अर्थव्यवस्था। हम देखते हैं अगला सवाल। रविंद्रनाथ टैगोर ने निम्न में से किस देश का राष्ट्रगान लिखा था? रविंद्रनाथ टैगोर ने भारत का भी लिखा है। भारत का कौन सा है? जनगण मन। रविंद्रनाथ टैगोर ने ही लिखा है। वो पूछ रहा है भारत के अलावा इनमें से किसका लिखा है? तो चीन का भी नहीं लिखा है, भूटान, म्यांमार का भी नहीं लिखा है। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा हमारा? डी, बांग्लादेश का। उसका नाम क्या है? आमार सोनार बांग्ला, मतलब हमारा प्यारा बांग्ला। आमार सोनार बांग्ला। ठीक है, अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। वर्तमान में भारतीय संविधान में कितने भाग हैं? बहुत आसान सा सवाल है। वर्तमान में भारतीय संविधान में ऑप्शन नंबर सी यानी 22 भाग हैं। देख लेते हैं कुछ ऑप्शन, देख लेते हैं उसके आधार पर देखते हैं। 12 भाग जब मूल संविधान में थे, जब संविधान का निर्माण हुआ था तब कितने थे? 12। 20 कुछ नहीं है। देखते हैं अगला सवाल। मुगल सम्राट जहांगीर ने शालीमार बाग का निर्माण कहाँ किया था? मुगल सम्राट जहांगीर ने शालीमार बाग का निर्माण कश्मीर के कहाँ पे? श्रीनगर में। अच्छा, श्रीनगर में किया था। और ये बाग किसके लिए बनवाया था उसने? अपनी बेगम नूरजहाँ के लिए बनवाया था। और इसी बाग के बनने पर उसने फारसी की प्रसिद्ध कहावत भी कही थी। वो कहावत क्या है? यदि पृथ्वी पर कहीं स्वर्ग है तो वह यहीं है, यहीं है, यहीं है। देखते हैं अगला सवाल। तो इस तरह हमारा ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? बी, कश्मीर। अगला सवाल है, वैदिक सभ्यता किस नदी के तट पर विकसित हुई थी? वैदिक सभ्यता, गोदावरी बिल्कुल नहीं, दक्षिण में है। कावेरी भी दक्षिण की नदी है, कृष्णा भी दक्षिण की है। तो ये तो बिल्कुल आसान सा है, इसके विकल्प सारे सरल हैं। तो कौन सा हो जाएगा? सरस्वती नदी। ठीक है, अब देखते हैं अगला सवाल।
नीति आयोग की स्थापना कब हुई थी? ये सवाल थोड़ा सा अच्छा है। नीति आयोग की स्थापना 1 जनवरी 2015, यानी ऑप्शन नंबर बी सही है। थोड़ा सा नीति आयोग के बारे में जान लेते हैं। एक तो नीति को ऐसे जब इंग्लिश में लिखेंगे NITI, तो इसकी फुल फॉर्म क्या बनेगी? नीति आयोग को नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। अच्छा, नीति आयोग को थिंक टैंक भी कहा जाता है भारत का। इसका काम होता है भारत के लिए नीतियाँ तैयार करना। इसके पहले ये ऐसा भी आता है, नीति आयोग के पहले कौन सी संस्था काम करती थी? नीति आयोग की पहले संस्था थी, उसका नाम था योजना आयोग। जो काम आज नीति आयोग कर रही है वही इससे पहले योजना आयोग किया करते थे। अच्छा, इसका अध्यक्ष कौन होता है? तो इसका पदेन अध्यक्ष होता है सदैव। पदेन अध्यक्ष प्रधानमंत्री, जो भी प्रधानमंत्री होगा वही इसका पदेन अध्यक्ष होगा। ठीक है दोस्तों, तो ऑप्शन नंबर हमारा बी सही है। अब देखते हैं अगला सवाल। मूल संविधान में वर्णित मौलिक अधिकारों की कुल संख्या थी। तो मूल संविधान में वर्णित मौलिक अधिकारों की कुल संख्या कितनी थी? मूल संविधान का पूछा है, मतलब जब संविधान बनकर तैयार हुआ था। तो मूल संविधान में वर्णित संख्या थी 6, यानी कि सॉरी 7 थी। वर्तमान में 6 है। कितनी थी? 7। ठीक, वर्तमान में कितनी है? 6। तो वर्तमान में कौन कौन से मौलिक अधिकार हैं? वर्तमान में 6 हैं। एक तो समानता का, जो आर्टिकल 14 से 18, समानता का, स्वतंत्रता कहाँ से कहाँ तक है? 19 से 22। फिर आएगा आपका शोषण के विरुद्ध अधिकार 23 से 24, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार 25 से 28, शिक्षा एवं संस्कृति का अधिकार 29 से 30, और संवैधानिक उपचारों का अधिकार आर्टिकल 32। तो ये 7वां कौन सा था जो हटाया गया? वो था हमारा संपत्ति का अधिकार। संपत्ति का अधिकार जो हटाया गया। तो वर्तमान में कौन कितनी है? 6। देखते हैं अगला सवाल। सोलर रूफ टॉप स्थापित करने वाला शीर्ष राज्य। सोलर रूफ, एक करंट से क्वेश्चन दिया गया है। सोलर रूफ टॉप का मतलब होता है जो छत पे सूर्य प्लेट होती है ना, सूर्य से चलती हैं जो, वो हर छत पे कहाँ पे सबसे ज़्यादा लगेंगे? तो इसमें कौन सा है? गुजरात। तो ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। हम देखते हैं अगला सवाल। इंद्रधनुष सैन्य अभ्यास किन किन देशों के मध्य होता है? तो सैन्य अभ्यास के बारे में पूछा गया, मतलब कौन कौन से देश के मध्य होता है। तो पहला ऑप्शन के हिसाब से देखेंगे हम लोग, भारत और रूस। ये गलत हो जाएगा। इसका कौन सा है? इंद्र होता है। होते और भी हैं, लेकिन जो ज़्यादा फेमस हैं उनके बारे में बात करेंगे। दूसरा है ब्रिटेन और भारत। हाँ, ये ऑप्शन सही हो जाएगा। अजय वॉरियर भी इसी के साथ होता है, इंद्रधनुष भी होता है। अगला सवाल के ऑप्शन है भारत और अमेरिका। तो इसके साथ होता है वज्र प्रहार। कौन सा होता है? वज्र प्रहार। फिर है भारत और चीन। भारत और चीन के साथ कौन होता है? हैंड इन हैंड। हैंड इन हैंड। तो हमारा ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? बी। देखते हैं अगला सवाल। पालघाट दर्रा किस राज्य में स्थित है? तो पालघाट दर्रा ये दक्षिण भारत में पड़ता है। दक्षिण भारत में कहाँ पे? केरल में। तो केरल में ये है। केरल को ये तमिलनाडु, नीलगिरी पर्वत पे है, तमिलनाडु व कर्नाटक को केरल से जोड़ता है। कौन सा दर्रा? पालघाट दर्रा। अच्छा, इसी से मिलते जुलते दो नाम और होते हैं, थालघाट और भोरघाट। तो वो कहाँ पे हैं? वो होते हैं महाराष्ट्र में। ठीक है, देखते हैं वो अगला सवाल। करंट से वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम रिपोर्ट 2020 में भारत का स्थान कौन सा है? वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम रिपोर्ट मतलब पत्रकारिता के लिए ज़्यादा से ज़्यादा स्वतंत्रता उसके बारे में।
तो 2020 में भारत का स्थान है 142। अच्छा, इसके पहले जो रिपोर्ट आई थी उसमें था 140। इसमें भारत 2 पायदान नीचे गया है। और कुल देश इसमें जिसमें इस रिपोर्ट में शामिल हुए थे वो थे 180। अच्छा, आखिरी पे कौन सा है? अपना उत्तर कोरिया। तो ऑप्शन हमारा डी सही हो जाएगा। देखते हैं अगला सवाल। भारतीय संविधान में वर्णित समान नागरिक संहिता का संबंध निम्न में से किस अनुच्छेद से है? समान नागरिक संहिता यानी यूनिफॉर्म सिविल कोड। तो ये तो बिल्कुल आसान सा है, आर्टिकल 44 यानी कि 44। अच्छा, ये भारत के सिर्फ एक ही राज्य में लागू है और उस राज्य का नाम क्या है? गोवा। अगर ऐसे भी पूछा जाए कि अनुच्छेद 44 या समान नागरिक संहिता भारत के किस क्षेत्र में या किस राज्य में लागू है, तो उत्तर क्या होगा? गोवा। देखते हैं अब अगला सवाल। निम्नलिखित में से साहित्य के क्षेत्र में भारत का सर्वोच्च सम्मान कौन सा है? ठीक है ना, भारत का सर्वोच्च साहित्य सम्मान पूछ रहा है साहित्य के क्षेत्र में। तो यहाँ पे हमारे ऑप्शन भी दिए गए हैं। ऑप्शन है सरस्वती सम्मान, व्यास सम्मान, कालिदास सम्मान, ज्ञानपीठ पुरस्कार। तो ये भी साहित्य के क्षेत्र में मिलते हैं, लेकिन ये यहाँ पे गलत हो जाएंगे। तो इसका उत्तर कौन सा होगा? ज्ञानपीठ पुरस्कार। तो थोड़ी सी चर्चा ज्ञानपीठ पुरस्कार के बारे में भी कर लेते हैं। ज्ञानपीठ पुरस्कार 1961 से चालू हुआ था। ठीक है, और इसको पाने वाले प्रथम लेखक थे जी शंकर कुरूप। अच्छा, ये मिलता कितनी भाषाओं में? ये हमेशा याद रखना, ये 22 भाषाओं में मिलता है। और ये 22 भाषाएं कौन सी हैं? जो हमारे संविधान में दी गई हैं, उन्हीं 22 भाषाओं में दिया जाता है। इसमें सबसे बड़ा राशि कितनी है? 7 लाख रुपए। ठीक है ना दोस्त, 7 लाख रुपए। तो हमारा उत्तर कौन सा हो जाएगा? ज्ञानपीठ पुरस्कार यानी ऑप्शन नंबर डी। देखते हैं अब अगला सवाल। प्रथम पंचवर्षीय योजना किस मॉडल पर आधारित थी? प्रथम पंचवर्षीय योजना हेरोल्ड डोमर मॉडल पर आधारित थी। क्लियर सी बात, अर्थशास्त्र का सवाल है। ठीक है, पंचवर्षीय योजना ली कहाँ से गई है? ली गई है रूस से, सोवियत संघ रूस। निम्न में से वह कौन सा राज्य है जिसकी अंतर्राष्ट्रीय सीमा 3 देशों से मिलती है? ऐसा कौन सा राज्य है इन चारों में से जिसकी अंतर्राष्ट्रीय सीमा 3 देशों से मिलती है? बिल्कुल आसान सा सवाल है। अगर आपने मैप कहीं या कभी भी देखा होगा तो देखा होगा कि एक अरुणाचल प्रदेश ऐसा राज्य है जो बिल्कुल भारत के किनारे पर है। अच्छा, कल मैंने बताया था इसी का पुराना नाम क्या था? नेपा। ठीक है ना दोस्तों, अब देखते हैं अगला सवाल। करंट से है। थर्ड पिलर नामक पुस्तक के लेखक कौन है? एक किताब आई थी, काफ़ी फेमस पर्सन है जिन्होंने लिखी थी। नाम क्या है पुस्तक का? थर्ड पिलर, यानी कि हिंदी में अगर कहेंगे तो तीसरा स्तंभ। तो इसका लेखक बताना है हमको। इसके लेखक कौन होंगे? रघुराम राजन, यानी ऑप्शन नंबर बी। रघुराम राजन कौन है? भारत के पूर्व आरबीआई गवर्नर रह चुके हैं। ठीक है ना दोस्तों, देखते हैं आखिरी सवाल और अगला सवाल। गांधी जी ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्षता किस अधिवेशन में की? एक तो गांधी जी ने एक बार ही अध्यक्षता की, वो भी इन में से कब, वो अधिवेशन कहाँ था उसके बारे में है। तो पहले ऑप्शन देख लेते हैं, उसी में उत्तर रहेगा हमारा। तो ऑप्शन नंबर ए में है फैजपुर अधिवेशन। ये नहीं, ये 1936 में हुआ था। और अध्यक्ष कौन था इसका? जवाहरलाल नेहरू। जवाहर नेहरू।
अच्छा, इसकी खासियत क्या थी? ये फैजपुर अधिवेशन भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम ऐसा अधिवेशन था जो किसी गांव में हुआ था। और फैजपुर कहाँ पड़ता है? बंगाल में। त्रिपुरी अधिवेशन, त्रिपुरी अधिवेशन तो सुना ही होगा, इसी को त्रिपुरी संकट के नाम से भी जानते हैं। इसकी अध्यक्षता की थी किसने? इसमें चुनाव हुआ था तो कौन जीता था? सुभाष चंद्र बोस, नेताजी। तो उन्होंने कुछ मतभेदों के कारण फिर इसकी अध्यक्षता का त्याग कर दिया था। ठीक। फिर अगला आता है बेलगांव अधिवेशन। यही है, गांधी जी ने इसी में अध्यक्षता की थी 1924। एक महत्ववार की थी, ये भी याद रखना। ऑप्शन आंसर हमारा क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, बेलगांव अधिवेशन। और बेलगांव कहाँ पे? कर्नाटक। ठीक है, अगला ऑप्शन भी देख लेते हैं साथ में। अगले ऑप्शन में लिखा हुआ है सूरत अधिवेशन। इस सूरत अधिवेशन 1907 वाला है। तो इसमें क्या हुआ था? कांग्रेस का विभाजन हो गया था गरम और नरम दल में। अच्छा, इसमें अगर पूछा जाए कि इस समय अध्यक्ष कौन था पार्टी का या भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का, तो उत्तर हमारा क्या होगा? रास बिहारी बोस। ठीक है दोस्तों, आज के लिए इतना ही। बाकी आप लोगों के लिए छोटा सा सवाल है, बिल्कुल आसान सा, जिसको सॉल्व करना है। आपको कमेंट में आंसर देना है। सवाल पढ़ के मैं बता देता हूँ। पाल वंश के संस्थापक का नाम पूछा है। ये आपके ऑप्शन रहे, आपको कमेंट में आंसर देना है। ठीक है, ठीक है। थैंक यू दोस्तों। आशा करता हूँ आप लोगों को वीडियो काफ़ी अच्छी लगी होगी। इसी तरह से और भी वीडियो आती रहेंगी, डेली आपको मिलती रहेंगी। इसका टाइमिंग है 9 PM, यानी कि रात 9 बजे आपका पर डे डेली बेसिस पे आपको एक वीडियो मिलती रहेगी। इसको हम लोगों को लेके जाना है। जीके के लिए 1000 क्वेश्चन का टारगेट रखा है कि जिसकी प्रैक्टिस करें, जो कम से कम है 1000 तक करेंगे। अभी हम लोग कहाँ तक पहुँच गए हैं? 40 शुरुआत ही है, धीरे धीरे और भी बढ़ाएंगे। ठीक है दोस्तों, धन्यवाद।